सात्विक बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सब समझ में आएगा। दो शब्द होते हैं, एक का मतलब होता है, मतलब एक होता है सात्विक, दूसरा होता है तामसिक। तमस जो है अंधेरे को कहते हैं, और उसका उल्टा होता है सात्विक। तो हमें अपना आचार विचार खान पान सात्विक करने की जरूरत है, तब जो मन है विचार वो अपने आप शुद्ध होते हैं। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो अगर सात्विक भोजन करोगे तो गैस भी नहीं बनेगी और विचार शुद्ध रहेंगे। भारत में एक उक्ति कही गई है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो ये उससे रिलेटेड है। तो सत्य का आचरण करना है, सात्विक रहना है, तो भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा कि हम क्या चीज खा रहे हैं, कहाँ बनी हुई चीज खा रहे हैं। तो उस पर जितना पॉसिबल हो सके सात्विक बनने की कोशिश करो। लेक्चर नंबर 15, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको 3 हिस्सों में बांट के पढ़ रहे हैं। अभी पहला हिस्सा ही चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा पहला हिस्सा। लास्ट टर्न पे कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस पढ़ना शुरू किया था। उसमें कुछ और प्रैक्टिस बची, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें कलर्स दिए हुए हैं तो तुम्हें पहचानना होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को, और रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है, तुम्हें पहचानना होता है कलर्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो 1-2 रेजिस्टेंस को और पहचानो। अगर ये रेजिस्टेंस है जिनमें रिंग्स का कलर है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, सिल्वर, तो कलर कोड के हिसाब से अगर तुम इसको जज करो, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट डिजिट, ब्लू के करस्पॉन्डिंग सेकेंड, मल्टीप्लायर ब्लैक, टेरेस्ट पार्ट 0, प्लस माइनस सिल्वर 10%, 56 ओम प्लस माइनस 10%। अगर तीसरी रिंग ब्लैक होती है रेजिस्टेंस छोटा होता है, अगर गोल्डन होगी तो और छोटा होगा, और सिल्वर होगी तो और छोटा होगा। अगला सवाल, फाइंड सीक्वेंस ऑफ कलर्स of rings for following values of resistances. $100 280 किलो, 500
10 किलो, $560 ओम, 102 ओम। तो जो तरीका रहेगा ये पता करने का, सबसे पहले हम इस वैल्यू को रीअरेंज करके लिखेंगे 2 डिजिट, बाकी सब 10 की पावर। अजम्पशन ये है टॉलरेंस इज ±5% फॉर ईच। यानी चौथी रिंग तो फिक्स हो गई। चौथी रिंग कौन से कलर की होगी? गोल्डन, क्योंकि टॉलरेंस है ±5%। बाकी 3 रिंग का कलर पता करना है हमको, तो 100 को लिखा रीअरेंज करके, तो कलर बनेगा ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। 1 का कोड ब्राउन, फिर 0 ब्लैक, फिर वापस 1 ब्राउन। 280 को रीअरेंज करेंगे 28, एक 0 है और 1 किलो है, कुल मिलाकर 4। तुम तीनों इधर आ जाओ, बार बार तुम डिस्टर्ब होगी। वहां जो रास्ता ब्लॉक हो रहा है, इधर आ जाओ। तो यहां से अगर हम कलर बनाए रेड, ग्रे, येलो, इसी तरह से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो 10 किलो ओम के लिए 10 × 10 की पावर 3 ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 01 × 10 की पावर 2। तो ऐसे सिचुएशन में कोड बनना चाहिए ब्लैक, ब्राउन, रेड। तो वास्तव में सही कौन सा है? हाँ, तो जवाब है दिस इज कन्वेंशनल वे। नाक में खुजली हुई, खुजा लिया। दिस इज अनकन्वेंशनल वे। तो जो अनकन्वेंशनल है वो जनरल कभी भी नहीं हो सकता, यानी उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। इसको और लिखता हूं मैं, तो लिखूंगा 56 × 10 की पावर 1 ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। 102 ओम के लिए तुम्हें समझना होगा कि जो लास्ट डिजिट है वास्तव में 102 ओम या 101, 103, 104, 105 इन वैल्यूज के रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, बनाते ही नहीं। रीजन, जरूरत नहीं होती हमें, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। जो टॉलरेंस है इसमें कवर हो जाएगा। हमें पता है कि 100 ओम के साथ अगर टॉलरेंस है ±5%, तो इसकी वैल्यू 95 से लेकर 105 तक चेंज होगी। तो 102 तो उसमें आ गया। इसका मतलब जहां तुमको 102 ओम लगाना है वहां पर तुम कौन सा रेजिस्टेंस लगाओगे? 100 ओम। तो कोड भी वही बनेगा 100 ओम वाला, यानी ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन। तो हम ये बोलेंगे कि टॉलरेंस में वैल्यू कवर हो गई। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो।
अगर तुम लैब में जाके रेजिस्टेंसेस देखोगे, डिस्प्ले में है, तो कुछ डाउट तुम्हें आ सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल नोटेशन में हम कुछ वर्ड्स को एंगेज करते हैं, यहां पर एम्प्लॉय करते हैं, जैसे ई या आर, ये रिप्रेजेंट करता है ओम को, के रिप्रेजेंट करता है किलो ओम को, एम रिप्रेजेंट करता है मेगा ओम को। इट मींस प्रैक्टिकल नोटेशन में अगर लिखा हुआ है 2m8, तो तुम्हारे घर का नंबर नहीं है कि सेक्टर 2 में एम गली में 8वें नंबर का मकान। ये एक्चुअल में क्या है? अगर एम बीच में लिख दिया हमने तो इसको हम पढ़ेंगे 2.8 मेगा ओम। बीच में नहीं लिखा होता तो डायरेक्टली ये होता 28 मेगा ओम। प्रेडिक्शन मोड में जाओ, 3K3 3.3 किलो, 5R6 4E7। सबके घर के नंबर आते जा रहे हैं। 4.7 ohm means E and R stands for same ohm. क्लियर? अगर इतना जानते तो काफी है। जो क्वेश्चन आजकल बनते हैं इस पे वो कंबाइन कर देते हैं दो कंसेप्ट को। तुमको कलर दे देंगे, रिंग का सीक्वेंस, तुमसे कहेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू पहचानो, और अगर इसके अक्रॉस हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, कितना करंट फ्लो होगा वो बताओ। तो कंबाइन कर दिया दो कंसेप्ट। जब रेजिस्टेंस पता चल गया तुमको तो करंट निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V/R। तो ये आर्टिकल यहां खत्म होता है। कलर कोडिंग के बारे में इतना जानना सफिशिएंट है। एक और छोटा सा आर्टिकल पढ़ेंगे, हम आउट ऑफ सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, और उसे पढ़ेंगे। हाँ बोलो। थोड़ा सा जोर से बोलो। कन्वेंशनल वे, कन्वेंशनल वे, कन्वेंशनल वे हमेशा जो डायरेक्ट तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, शुरू की 2 डिजिट यहाँ 10 की पावर 4 नहीं, शुरू की 2 डिजिट तो लेंगे सही, जो भी आ जाए। शुरू की 2 डिजिट हमको मिल रही 1 and 0। 2 डिजिट के बाद जो सब है वो सब 10 में लगाए। और हाँ 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 हाँ, टॉलरेंस भी शामिल करेंगे। अगर वो पूछेंगे स्पेशली क्वेश्चन में कि रेंज बताओ तो बताएंगे टॉलरेंस लगाकर रेंज, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से, अदरवाइज हाँ। 102 किलो ओम जो है वो 100 किलो ओम में कवर होगा, ±5% करके देखो। 100 किलो कहां पे, कौन सा वाला? 5th वाला 102। मैंने बताया तुमको कि 102 ओम तो बनाते ही नहीं, बनाते हैं 100 ओम। 100 ओम का कोड क्या है बोला?
ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल स्टार मार्क करके बॉक्स में बंद कर दो, स्टार विद बॉक्स, नॉट इन सिलेबस। सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। कल हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ी थी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उसमें ये पढ़ा था कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। इसको और आगे तक सोचें, अगर घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, घटता जाएगा, जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया रेजिस्टेंस तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ा हमने कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। और हम एक कमेंट भी करते हैं उसमें कि सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर एंड दे बिहेव लाइक इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर्स। सेमीकंडक्टर्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो क्या सेमीकंडक्टर से भी सुपर कंडक्टर बना सकते हैं टेम्परेचर कम कर करके? तो जवाब है नहीं बना सकते, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर जब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा तो अब और टेम्परेचर कम करने पर उसका रेजिस्टेंस और कम नहीं होगा। तो सुपर कंडक्टर अगर बन सकता है तो सिर्फ कंडक्टर से बन सकता है, सेमीकंडक्टर से नहीं बन सकता। तो प्रोफेसर कैमरलिंग ओम्स, ये साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ढूंढा इस फिनोमेना को। तो तुम लिखोगे प्रोफेसर PROF डॉट कैमरलिंग KAMMERLINGH ओम्स ONNES। प्रोफेसर कैमरलिंग ओम्स एंड हिज को-वर्कर्स, उनके सहयोगी एंड हिज को-वर्कर्स फाउंड दैट, उन्होंने पता लगाया, फाउंड दैट सम मेटल्स, यानी कंडक्टर्स की बात करें, सम मेटल्स व्हेन कूल्ड बिलो a certain critical temperature, when cooled below a certain critical temperature, loses their resistance and become superconductor। रेजिस्टेंस लूज करने का मतलब है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है वो जाएगा स्ट्रीमलाइन, लेमिनार फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे नहीं, बिल्कुल पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले को एग्जैक्टली फॉलो करता हुआ चलेगा। तो तुमने लिखा बिकम सुपर कंडक्टर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। एक एग्जांपल हमें तैयार करना है जो लास्ट क्वेश्चन 2012 के पेपर में पूछा गया था, जब सुपर कंडक्टर्स सिलेबस में होता था। अब नहीं है तो पूछे जाने के चांस नहीं है, पर इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। एग्जांपल में लिखोगे, ग्राफ से दिखाएंगे, थ्योरी खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर ये ग्राफ है रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, क्वेश्चन इनडायरेक्टली कैसे पूछे जाते हैं, जैसे सीबीएसई में मुश्किल क्या होती है, बच्चों को सबसे मुश्किल क्या पड़ता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते। डायरेक्ट पूछ ले तो समझ में आ जाए कि भाई क्या लिखना है, लिखना वही है सब कुछ जो तुम्हारे रजिस्टर में, सारे आंसर रजिस्टर में है। और प्रैक्टिस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तुम्हें पहचानना पड़ता है क्वेश्चन में पूछा क्या है।
इनडायरेक्टनेस होती है क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, तुमको एक ग्राफ दिया, which phenomena is represented by this graph and for which element? ये इनडायरेक्टनेस है क्वेश्चन की। तो हम देख रहे हैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कम करने पर कम हुई। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर आकर ये जीरो हो गई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिनोमेना सुपर कंडक्टिविटी, कि जो भी सब्सटेंस है वो 4.2 केल्विन पर क्या बन रहा है, सुपर कंडक्टर। अब तुम इसको लिंक करो कि 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर कौन हो जाता है, तो वो हो जाता है मरकरी, हाइड्रोजन, Hg। तो मरकरी को अगर ठंडा किया जाए बिलो 4.2 केल्विन, इट बिकम सुपर कंडक्टर। तो ये एग्जाम्पल। अब अगर तुम्हारे पास सुपर कंडक्टर आ जाए तो उनका यूज क्या करोगे? व्हाट आर द एप्लीकेशंस? एट प्रेजेंट हमारी लिमिटेशन है कि रूम टेम्परेचर पर हम सुपर कंडक्टिविटी अटेन नहीं कर पाए हैं, कोशिशें जा रही हैं। मैक्सिमम जो है हम 131 केल्विन तक पहुंचे हैं, तो नेचुरल है 0 डिग्री से बहुत नीचे है, क्या नीचे 131 केल्विन। यस सर। तब तक हम सुपर कंडक्टिविटी अटेन कर पाए। हमारी कोशिशें जारी है, हम चाहते हैं रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जितने भी वायर लाइंस हैं पावर ट्रांसमिशन में जो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम सुपर कंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो उसमें होने वाला हीट लॉस I²RT वो खत्म। एट प्रेजेंट पावर जनरेशन का अराउंड 33% हम खो देते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। वायर्स में हीट डेवलप होती, उनका रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट आई फ्लो होगा तो वो सारा बच जाएगा। फिर आगे अभी मान लो एट प्रेजेंट तुमको यहाँ पे एसी लगाना है सपोज, तो एसी लगाना है या गीजर लगाना है, तो क्या करना पड़ता है हमें? मोटे तार की लाइन खींचनी पड़ती है अलग से। पर अगर तुम्हारे पास सुपर कंडक्टर होगा जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो तार मोटा लेने की जरूरत नहीं है। पतले तार से भी तुम कितने भी करंट खींच सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। मोटा तार क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उसमें हीट ज्यादा डेवलप होती है, तार गर्म होकर मेल्ट हो जाता है, इसलिए हमें मोटा तार लगाना पड़ता है। पर अगर सुपर कंडक्टर है तो सर के बाल के बराबर पतला तार भी पर्पस सॉल्व कर देगा। लाइन खींचने के लिए हमें ये सब केसिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सेलो टेपली जहां तक लाइन खींचनी है उस बाल के बराबर पतले तार को चिपकाते हुए ले जाओ, कितने भी करंट खींच सकते हैं, गर्म वो होगा नहीं। तो सुपर कंडक्टर आने के बाद ये सब सहूलियतें हो जाएंगी। और क्या एप्लीकेशन होगी? सब हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशंस। इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो एप्लीकेशंस में डैश लगाकर। फर्स्ट पॉइंट, वी कैन यूज सुपर कंडक्टिंग wires and cables for power transmission. We can use superconducting wires and cables for power transmission. Second point, superconductors are presently used. अभी इस्तेमाल में आ रहे हैं। ये जो पहला वाला लिखा ये तो फ्यूचर एप्लीकेशन है। प्रेजेंट एप्लीकेशन क्या है? superconductors are used in making ultra fast computer switches. Superconductors are used in making ultra fast computer switches. सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है? सुपर कंप्यूटर में बहुत फास्ट स्पीड पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सुपर कंडक्टर्स, उनका इस्तेमाल करते हैं।
वहां टेम्परेचर कम चाहिए होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर कम मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर कम मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स नाम सुना है? लो टेम्परेचर मेंटेनेंस से रिलेटेड जो ब्रांच है फिजिक्स की उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स, और हाई टेम्परेचर से रिलेटेड उसके बोलते हैं पायरोमेट्री। पायरोमीटर्स होते हैं, तुमसे जेईई मेन में सवाल पूछा जाता है पायरोमीटर्स आर यूज फॉर, तो जवाब होता है मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर। रेडिएशन का टेम्परेचर नापने के, भट्टी का टेम्परेचर तुम्हें नापना है, थर्मामीटर लगाओगे मेल्ट हो जाएगा, तो कैसे नापेंगे? पायरोमीटर से नापेंगे। रेडिएशन थर्मामीटर कि भट्टी से जो रेडिएशन आ रहा है उसको कंपेयर करते हैं बल्ब जलाकर उससे आने वाले रेडिएशन से, तो बल्ब के फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है उससे कंपैरिजन हो जाता है टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, कि बल्ब की लाइट और भट्टी से आने वाली रोशनी, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड अगर एक जैसा हो जाता है तो हम मान लेते हैं जो बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर है वही उसका है। और बल्ब के फिलामेंट को हम कंट्रोल करते हैं रेगुलेटर लगाकर कि कितना उसको गर्म करना है, और हमें पता होता है उसको स्केल कैलिब्रेट कर लेते हैं रेगुलेटर को कि रेगुलेटर इतना है मतलब फिलामेंट का टेम्परेचर इतना है, तो उससे भट्टी का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पायरोमीटर। ऐसे ही लो टेम्परेचर पे जाना है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। अगर तुमने नाम सुना हो क्रायोजेनिक इंजन, आज जो भारत इतनी तरक्की कर गया है सैटेलाइट इंडस्ट्री में, हम जो है दूसरे देशों के सैटेलाइट भी यहाँ से छोड़ रहे हैं और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, यानी फॉरेन करेंसी मिल रही है हमको, पैसा मिलता है उसके लिए। दूसरी कंट्री का सैटेलाइट हम छोड़ेंगे, इवन नासा के सैटेलाइट हमने रिसेंटली छोड़े, और ये टेक्निक हमारे पास नहीं थी, हम नहीं छोड़ पा रहे थे। राजीव गांधी भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय में ये टेक्निक थी रशिया के पास, अमेरिका के पास, क्रायोजेनिक इंजन। पहले क्या होता था, रॉकेट का फ्यूल जो होता था वो लिक्विड होता था, उससे पहले गैस फॉर्म में होता था, तो इसको कंप्रेस करके लिक्विफाई किया गया तो कम जगह घेरने लगा। फिर और ज्यादा उन्नत तकनीक आई, टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट हुआ तो सॉलिड फ्यूल होने लगा और ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में। पर सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? टेम्परेचर कम करने की। तो ऐसे इंजन को जिसमें रॉकेट फ्यूल सॉलिड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, रशिया के पास थी, अमेरिका के पास थी। तो राजीव गांधी वो टेक्नोलॉजी मांगने, क्योंकि रशिया उस समय हमारा मित्र देश, रशिया के पास गए। अमेरिका ने बीच में टांग लगाई, रशिया को बोला नहीं तुम मत देना, रशिया ने मना कर दिया। वहां तक गए भी सही, रशिया का दौरा किया उन्होंने और मना कर दिया, अपना समूह लेकर वापस आए। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने उनको दिलासा दिलाई, डू नॉट वरी, हम खुद जो है डेवलप करेंगे। और फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने तकनीक डेवलप करके दी, और ये स्वदेशी तकनीक है हमारी जिस पर हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो वो क्रायोजेनिक इंजन है जो हमें इसमें सफल बना रहा है। तो क्रायोजेनिक्स होता है लो टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इसमें सुपर कंडक्टर बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन का नाम तुमने सुना होगा, तो वो हम यूज करते हैं, -33 उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। तो यहां पर दो एप्लीकेशन लिख चुके हो, एक और लिख लो। वी मेक सुपर मैग्नेट्स। आगे हम पढ़ने वाले, अगली यूनिट क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वी मेक सुपर मैग्नेट्स, सुपर मैग्नेट्स बना सकते हैं which can generate magnetic field, which can generate magnetic field। सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ओवर 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को नापने की ऐसा यूनिट है टेस्ला, कैपिटल टी से दिखाते हैं, ओवर 10 टेस्ला यानी ग्रेटर देन 10 टेस्ला। कैसे बनाएंगे सुपर मैग्नेट? बाय यूजिंग सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स, सुपर कंडक्टिंग सॉलोइड्स। तो लिख दोगे बाय यूजिंग सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स। तो सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं सुपर मैग्नेट्स। अब तुम्हें ये सीखना है ये डेटा को महसूस करना। कई बार मैंने तुमको सिखाया
क्या तुम बता सकते हो 10 टेस्ला कितना ज्यादा होता होगा? तो इसको कैसे फील करना है वो समझो। अगर तुम्हारे पास कंपास निडल है, या तुमने देखा है कंपास, मैग्नेटिक कंपास, तो उसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो घूमकर नॉर्थ इंडिकेट करती है। उधर है नॉर्थ, जहां तुम बैठे हो, वेस्ट फेसिंग बैठे हो, इधर साउथ है, उधर नॉर्थ है, ये घूमकर नॉर्थ इंडिकेट करती है। तो वो टॉर्क या कपल जो इसे घुमा देता है, उस टॉर्क या कपल को जनरेट करने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स डेवलप होता है एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस ऑर्डर का है? वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 10 की पावर, या थोड़ा डिफरेंट यूनिट में लिखूं तो 0.4 गाउस, कैपिटल G गाउस। गाउस इज यूनिट फॉर, सीजीएस यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और टेस्ला और गाउस में रिलेशन, 1 टेस्ला इज 10⁴ गाउस। तो अब तुम कंपैरिजन कर सकते हो। 0.4 गाउस मतलब अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो हो गया 10 की पावर 0, 0 नहीं 1 हो गया, 1 नहीं हुआ, 0 ही हुआ, क्योंकि इट इज लेस देन 3.16, तो 10⁻0 टेस्ला। तो इसके कंपैरिजन में ये 10 की पावर 5 टाइम्स हो जाएगा। तो रफली यूं मान लो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कंपास निडल को घुमा रहा है, उसके कंपैरिजन में सुपर कंडक्टर से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना ज्यादा है? 10 की पावर 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। अब 10 की पावर 5 का कंपैरिजन ऑलरेडी रिसेंटली तुमने सीखा था, एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज, फुटबॉल का मैदान, फुटबॉल पर बैठी हुई मक्खी। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, सॉलोनॉइड लगाई और लीवर का प्रिंसिपल यूज किया। लीवर का प्रिंसिपल समझते हो ना? तुमने देखा होगा एक सब्बल लगाकर बड़ी बड़ी चट्टान खिसका लेता है एक आदमी अपने वजन से कई गुना ज्यादा। सीसॉ झूला, एक तरफ हाथी को बिठा दो, दूसरी तरफ तुम बैठ जाओ, लीवर आर्म बैलेंस करनी पड़ेगी तुमको। जिधर हाथी बैठा है वो तो छोटा होना चाहिए, जिधर तुम बैठे हो वो साइड बड़ी होनी चाहिए। बैलेंसिंग इज पॉसिबल, लीवर का प्रिंसिपल। तो मैंने लीवर अटैच किया उसमें, और फिर एक और फीचर इसमें डाला, हाईली डायरेक्शनल। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि मैं यहां पर एक माइक लगाऊं और वहां 2 बच्चे बात कर रहे हैं भीड़ में दूर, उनकी आवाज पकड़नी, हाईली डायरेक्शनल, उनकी आवाज पकड़ सकते। मैं यहां पर एक स्पीकर लगाऊं, आवाज सिर्फ मैं चाहता हूं वहां जो एक जना है सिर्फ उसको आए, आसपास और किसी को ना आए, हाईली डायरेक्शनल। इट इज पॉसिबल नाउ, ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली मैं जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा हूं, मैंने उसमें ये फीचर डाला, इट इज हाईली डायरेक्शनल। तो वो एक मैंने अरेंजमेंट बना के रखा हुआ है क्लास में। फिर मैं क्या करता हूं, जो बच्चा सोता हुआ दिखा बल्ली लगा के, अब यहां से मैं इसको मैग्नेट को एक्चुएट करूंगा, ठीक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट में बकल होता है लोहे का। तो मैं यहां से हाईली डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड फेंकूंगा, लीवर को थोड़ा सा एक्चुएट करूंगा, वो जो बच्चा सो रहा है हवा में आ जाएगा। इतना पावरफुल होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट फील इट। अब मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा, फिर वापस उसको यथास्थान छोड़ दूंगा, तो उसकी नींद खुल जाएगी। अब इसमें मैंने लीवर का प्रिंसिपल यूज किया, लीवर यूज किया तो मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसका जो वजन है चाहे 80 किलो हो, बड़े आराम से मैं हल्के से प्रेशर से उसको ऑपरेट कर पाऊंगा। इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला। सो नाउ दिस पार्ट इज ओवर। सुपर कंडक्टर हमने पढ़ लिया, अब आगे की बात करते हैं। बोलो, जोर से बोलो। रेजिस्टिविटी, यही तो प्रॉपर्टी है, इसी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठंडा होने की वजह से जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन कम होता जाएगा,
कम होने पर जैसे ही वो शांत हो गए सीधे सीधे चलने लग गए, सुपर कंडक्टर बन गए। हाँ, ये नेचर है कि वो मरकरी के लिए एकदम से कम होते हैं। हाँ, ये पैटर्न ऐसे कम होता है, एकदम से 0 हो जाता, पूरा यूं जाकर नहीं होता। तो अभी हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है रेजिस्टेंसेस का, और उसी के साथ में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी साथ में चलाएंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। थोड़ा कुछ फैमिलियर पोर्शन है, इसलिए तुम्हें थोड़ा फास्ट चलना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मैं तुम्हें डेरिवेशन करवा रहा हूं n के लिए, n रेजिस्टर्स के लिए। कितनी तरह से जोड़ सकते हैं? 2 तरह से, सीरीज और पैरेलल। तो फर्स्ट लिखोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लो, उसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। मान लो मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, ये 3 कैपेसिटर हो सकते हैं या 3 रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सपोज 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको मैं सीरीज में जोड़ना चाहता हूं। तो तरीका यह है, पहले रेजिस्टेंस का पहला एंड बैटरी पर जोड़ूंगा, दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से, तीसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड दूसरे के दूसरे एंड से, और तीसरे का दूसरा बैटरी से जुड़ जाएगा। अब हम बोलेंगे तीनों कैसे हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज की पहचान है, एक एंड से जो भी चार्ज या करंट एंटर करेगा वो दूसरे एंड से एग्जिट करेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, कहीं ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, बिकॉज पैरेलल ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, एक ही रास्ता है। अगर सीरीज में कोई एक एलिमेंट खराब हो गया तो सर्किट ब्रेक, कोई करंट फ्लो किसी में भी नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, बचपन में एक तुम गेम खेलते थे, उसका नाम था चेन चेन। हाथ पकड़ के दौड़ना होता था, और अगर रास्ते में चेन टूट गई तो पिटाई होती थी, कंडीशन वायलेशन, अड्डे में भागना पड़ता था। अच्छा, बीच में से कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, मल्टीपल लिंक्स आर नॉट अलाउड, एक सिंगल चेन चाहिए थी। तो चेन चेन जो है बेस्ट एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हमारे भारत में जो सीरीज बनती है दिवाली पे लाइट लगाने के लिए, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद बल्ब। अब चाइना सीरीज जो है वो उसका एग्जांपल नहीं है, उसमें 4 पैरेलल सीरीज चलती है, कई तार होते हैं, इसमें खाली एक ही तार चलेगा। जो प्योर सीरीज है उसमें सिर्फ एक तार चलेगा, कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरी सीरीज बंद। पैरेलल का मतलब अगर इन 3 को पैरेलल में जोड़ना है तो सभी का एक एंड एक टर्मिनल पर, दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल पर। मान लो ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो तीनों एलिमेंट का एक एक एंड टर्मिनल ए पर, दूसरा एंड टर्मिनल बी पर। इसमें तुम ऐसे समझो कि घरों में जो पंखे, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर आपस में जुड़े हुए हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। अब मान लो रेफ्रिजरेटर में कुछ खराबी हो गई, वो काम करना बंद कर रहा है, तो पंखा ट्यूबलाइट तो चालू है, उनको सप्लाई मिल रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, कोई एक खराब भी हो जाए तो बाकी एलिमेंट्स चलते रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सीरीज और पैरेलल की पहचान करना तुमको आना चाहिए। तो सोच के बताना कि घर में एक लैंडलाइन टेलीफोन के 2 तार आ रहे, ठीक है, अभी उससे एक टेलीफोन जुड़ा हुआ है। तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, तुमने सोचा हर कमरे में टेलीफोन की व्यवस्था हो जाए, तो अब जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, 2 इंस्ट्रूमेंट और खरीद के लाए तो पैरेलल में जोड़ोगे या सीरीज में? तो तुम्हें समझना होगा कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है, सीरीज में करंट सेम रहती है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। टेलीफोन के एक इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए चाहिए होता है
55 54 वोल्ट, अराउंड 54 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है, 54 वोल्ट। अगर तुमने सीरीज में लगाया तो क्या डिवाइड होगा? पोटेंशियल। अगर 3 इंस्ट्रूमेंट सीरीज में लगाओगे तो एक को मिलेगा पोटेंशियल 18 वोल्ट, उसमें ना तो घंटी बजेगी ना तो आवाज आएगी। जब टेलीफोन में घंटी बजती है तब 90 वोल्ट आता है, 90 वोल्ट, थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अगर पैरेलल में लगाया तो हर एक को कितना मिल रहा है? 54 वोल्ट। करंट का डिवीजन कैसे हुआ महसूस करो। तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त का फोन आया, अगर इंस्ट्रूमेंट तुमने पैरेलल में लगा रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे वाले इंस्ट्रूमेंट को कितना वोल्टेज मिल रहा है? 54। पैरेलल में वोल्टेज इज सेम। तुम इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, बात करते हो, बातचीत हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं आजकल चल क्या रहा है, तो उन्होंने धीरे से पैरेलल वाली लाइन उठाई। अगर तुम्हारे कान सेंसिटिव हैं तो तुम फील करोगे साउंड लेवल में स्लाइट ड्रॉप बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ करंट। जो पूरी करंट तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट को मिल रही थी, अब वो करंट थोड़ी सी उधर चली गई। इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा काम करेगा अभी, करंट का डिवीजन हुआ है, साउंड लेवल में स्लाइट ड्रॉप है। तो पैरेलल लाइन इस तरह से काम करती है, समझ गए? तो करंट का डिवीजन मींस पैरेलल, वोल्टेज का डिवीजन मींस सीरीज। तो अब डेरिवेशन कर लेते हैं जिससे तुम फैमिलियर हो। लिखोगे लेट स्मॉल n resistors, small n resistors having values R1, R2, R3 dash dash up to Rn are connected in series with a voltage supply of V volt, power supply of V volt लिख सकते हो, with a power supply of V volt as shown। सर्किट बना दो, 3 रजिस्टर लाइन से, डैश नोटेशन, N1 रजिस्टर, एक बैटरी, बजट है तुम्हारे पास तो की लगाओ, R1, R2, R3, Rn। करंट आई थ्रू आउट सेम। पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल। R1 पर सपोज V1, R2 पर V2। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। V3 एंड सो ऑन, Rn पर Vn। हम जो रिलेशन डिराइव करते हैं, इक्वेशन फ्रेम करते हैं, वो उस क्वांटिटी को लेकर फ्रेम करते हैं जो डिवाइड हो रही। तो यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो पोटेंशियल को लेकर इक्वेशन फ्रेम करें। सर्किट बनाने के बाद तुम लैंग्वेज लिख सकते हो, SID dot dash net situations as shown in figure। If we replace all n resistors, if we replace all n resistors with a single resistance कैपिटल R, ये सब ताम झाम को हटाकर हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R, यानी वो इक्विवेलेंट है। विद अ सिंगल रेजिस्टेंस कैपिटल R, कॉमा देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट, then the potential drop, if we replace all n resistors with a single resistor capital R, then the potential drop across it V equal to V1 plus V2 plus V3। DC सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल ऐड हो जाता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, डिवाइड भी होगा ऐड भी होगा।
बट हम जानते हैं V तो होगा IR एंड V1 इक्वल टू, करंट तो सेम है IR1, V2 इक्वल टू IR2। इस ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दो। V3 तक ले जाना पड़ेगा IRN, फिर तुम डैश नोटेशन यूज करोगे लास्ट में VN। बिल्कुल ठीक, IR3 यहां पर और लास्ट में IRN। Putting all these values in equation 1, we get हमें रिजल्ट मिलता है IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तुम बोर्ड पे बिना देखे भी कर सकते हो। IRN और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश R। और अगर हम कैपेसिटर के लिए यही एक्सरसाइज करें तो कैपेसिटर के केस में V होता है Q बाय C। यहां तो क्या V इक्वल टू IR है, I सेम है, कैपेसिटर में Q सेम होगा, पर C कहां है डिनोमिनेटर में। V इक्वल टू QC नहीं है, QC होता तो C इक्वलेंट हो जाता C1 प्लस C2। तो वहां क्या होता है, रेसिप्रोकल्स का सम होता है। तो रेफरेंस साइड में तुम साथ के साथ कैपेसिटर के लिए मेंशन कर दोगे। Similarly, as V equal to Q by C, so 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 dash dash 1 upon Cn। कैपेसिटर के केस में ये फॉर्मूला वैलिड होगा सीरीज में। रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसी डिनोमिनेटर में इसलिए। तो ये तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम डायरेक्ट बना देंगे, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि वही रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 अप टू Rn, और उनको कैसे जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो सर्किट बनाना है। पैरेलल का मतलब होता है दो ही टर्मिनल है हमारे पास, एक है A दूसरा है B, सारे रेजिस्टेंस के बीच जुड़ेंगे। R1 R2 R3 और उसके बाद डैश नोटेशन, कम से कम 3 डैश लाइन। फाइनली Rn, सप्लाई वोल्टेज B वोल्ट की बैटरी यूजिंग की के A और B के बीच कनेक्शन। जो भी करंट आएगी, मेन करंट आई जंक्शन A पर पहुंचने के बाद, इसको मल्टीपल पाथ अवेलेबल है। करंट का डिवीजन होता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। ज्यादा रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में कम, कम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में ज्यादा करंट जाती। जैसे पानी पहुंचा ऐसी जगह पर जहां से आगे जाने के लिए कई रास्ते हैं, कई नालियां हैं। जिस नाली में कचरा ज्यादा होगा उसमें से कम पानी जाएगा, जिसमें कचरा कम होगा, कचरा मतलब रेजिस्टेंस, तो इनवर्स रिलेशन रहता है। I1, I2, I3, IN। जैसे वहां वोल्टेज डिवाइड हुआ, यहां करंट डिवाइड हो रही। लैंग्वेज सिचुएशंस एज शोन इन फिगर। अब यहां देखो कितना मैटर कर रहा है। एक बच्चे ने तो पूरा बना लिया, दूसरा बच्चा अभी इसी को खींच रहा है, रेजिस्टेंस को।
और वो भी कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, अभी भी बोर्ड पे देखा, पहले एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर वापस देखा, लिखा R1, फिर वापस देखा I1, अब फिर दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। इट मींस इन्वॉल्वमेंट, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तुम्हारा दिमाग भी साथ में वही चाहिए। जैसे ही साथ में आएगा दिमाग, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। If we replace all n resistors, if we replace, symmetry है, वैसे ही लैंग्वेज लिख रहे हैं, if we replace all n resistors with a single resistor R, with a single resistor R, then क्या लिखें, कौन डिवाइड हो रहा है, current flowing through it, then current flowing through it, I equal to सारी करंट्स का सम, I1 plus I2 plus I3 plus dash dash IN। बट या फिर तुम डायरेक्टली यहां पर भी लिख सकते हो, I की जगह क्या लिख सकते हैं, V by R equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 dash dash V by Rn। V throughout cancel, we get 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dash dash 1 upon Rn। ब्लॉक में बंद करो। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, Q इक्वल टू CV, करंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, चार्ज Q। यहां क्या है, I इक्वल टू V बाय R है, रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन में, और वहां पर होगा कैपेसिटी डायरेक्ट रिलेशन। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर रेफरेंस साइड में तुम लिख सकते हो Q equal to CV, so C equal to C1 plus C2 plus C3 dash dash Cn। जो सीखने की बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि सीरीज में क्या हो रहा है, पैरेलल में क्या हो रहा है, कहां सीरीज इस्तेमाल करेंगे, कहां पैरेलल इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हें बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए या कैपेसिटी कम करनी, तो तुम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करो। अगर तुम्हें ज्यादा कैपेसिटी चाहिए या रेजिस्टेंस कम करना है, तो पैरेलल यूज करोगे। अगर तुम्हें पोटेंशियल डिवाइड करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे। अगर तुम्हें करंट डिवाइड करनी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करो। तो कुछ पॉइंट्स लिख दोगे इन दोनों के फीचर्स पर बेस्ड, नीचे लिखोगे कंक्लूजन। पहला पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current get divided while in series potential get divided। Full stop। Second point, we can use series combination to obtain large resistance। We can use series combination to obtain large resistance or to decrease capacity while parallel combination
to obtain large capacity but small resistance. जब दो ही कैपेसिटर होते हैं या दो ही रेजिस्टेंस होते हैं, दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है या सिर्फ दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है, तो इक्विवेलेंट के लिए हम इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे R1 R2 ऊपर आ जाएगा, R1 प्लस R2 रेसिप्रोकल करेंगे तो R मिल जाता है हमें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वहां सीरीज में C मिल जाएगा, C इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी कम हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी सबसे कम कैपेसिटी से भी कम हो जाती है। अगर मेरे पास एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके साथ पैरेलल में मैंने 1 ओम जोड़ दिया, इक्विवेलेंट विल बी लेस देन 1 से भी कम हो जाएगा। तो ये बात समझने की, इस फैक्ट को हम यूज भी करेंगे आगे मैग्नेटिज्म में। तो हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन, अब इनका यूज सीखना है आपको। तो एक गेम की तरह खेल सकते हैं जिसमें अलग अलग लेवल है। लेवल 1 बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन जिसमें तुम्हें पहचानना है सीरीज और पैरेलल और इक्विवेलेंट निकालना है। लेवल 2 आगे की बात आ जाएगी, कोई स्पेशल टेक्निक्स आ जाएंगी। लेवल 3 जितने लेवल तक तुम खेलना चाहोगे खेलेंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट द गेम। क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट resistance between the terminals X and Y. Find equivalent resistance between the terminals X and Y in the following combinations. In the following combinations. Dash निकालो। Level 1. लेवल 1 में मैं तुम्हें 10 सवाल दे रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, साइमल्टेनियसली बोर्ड पर देखकर बनाते जाना है कॉम्बिनेशन को, और फिर जैसे जैसे तुम्हें उनका आंसर सूझता जाए तुम लिखते जाओ। पर प्रायोरिटी ये है कि पहले बनाना जरूरी है, सारे बना लेना एक बार, फिर सॉल्व करते करते बीच बीच में जैसे जैसे तुम्हें टाइम मिले तुम उनके आंसर निकाल के उनके पास लिखते जाना। बीच की स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है ना? ये जो मान लो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज टाइप, तो तुम्हें सीधे जो है आंसर्स लिखने होंगे कि इक्विवेलेंट कितना है एक्स और वाई के बीच, दो टर्मिनल एक्स और वाई के बीच। फिर एडिशनल एक्सरसाइज अगर तुम करना चाहते हो तो सेम कॉम्बिनेशन तुम कैपेसिटर के लिए लेना, कैपेसिटर के लिए लेकर फिर कैपेसिटी में इक्विवेलेंट निकालना। तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, साथ साथ में बनाते चलो। पहला है सारे रेजिस्टेंस ओम में है, यानी यहां 1 लिखा है मतलब 1 ओम, 2 लिखा है मतलब 2 ओम। ऑल वैल्यूज आर इन ओम। नहीं बताना नहीं है, बस लिख लो तुम अपने पास। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे।
लिए तुमने सारे, उसके बाद बातें शुरू करो। घर गृहस्थी बाद में, पहले पढ़ाई। लेवल 1 है जिसमें सिर्फ तुम्हें सीरीज और पैरेलल ये कंसेप्ट यूज करना है। हाँ, तुम्हें समझ होनी चाहिए शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट मींस डायरेक्ट पाथ अवेलेबल है, सर्किट शॉर्ट हो गया बिना रेजिस्टेंस। तो तुम में से जो भी 1 से लेकर 10 तक का जवाब, सारे जवाब बना लिए जिसने, वो हाथ ऊपर करके बता सकता है। तक में अगर 9 जवाब भी तुम्हारे सही हैं तो तुम जीनियस। तो कौन बता रहा है? रेज योर हैंड। हाँ बोलो। हाँ, सीक्वेंस में आंसर बोलते चले जाओ। क्या क्या आंसर है? पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 12, पांचवे का 5, छठे का 6, सातवें का 7, आठवें का 8, 9th का 9, 10th का 0। बिल्कुल ठीक। इसने 9 जवाब सही दिए, बस वो एक ही गलत दिया, बाकी लोगों ने सही कर दिया उसको। जो नंबर है वही है आंसर। क्वेश्चन नंबर इज द आंसर इटसेल्फ। बोर्ड पे देखो ध्यान से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तुम ढूंढोगे कौन से सीरीज या पैरेलल में तुम्हें दिख रहा है ये चेन, इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो। इन दोनों को हटाकर इनकी जगह सिर्फ एक लगा दोगे। 1 and 1 इन सीरीज इक्विवेलेंट इज 2 R1 plus R2। अब वो जो 2 है इस 2 के साथ एंड टू एंड कनेक्शन में आ जाएगा। एंड टू एंड कनेक्शन मतलब पैरेलल, 2 and 2 इन पैरेलल, R1 R2 upon R1 plus R2, और आइडेंटिकल है तो R/2। तो हो गया 1। यहां पे बात करें, इन दोनों को हटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। तुम बोलो ये सीरीज में, तो ये सीरीज में नहीं है जब तक बीच में ब्रांच आ रही। तो ये दोनों भी पैरेलल में, यहां से मैंने कट करके इन दोनों को हटाया। 2 and 2 इन पैरेलल इक्विवेलेंट इज 1। ये 1 इस 1 के साथ सीरीज में, तो 1 and 1 इन सीरीज 2। अभी तक भी जो बच्चे बनाते जा रहे हैं, बना तो लेना चाहिए था सबसे पहले। अभी यहां पे देखो ध्यान से, लॉजिक समझो कैसे सॉल्व करते हैं। इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा काली सफेद टी शर्ट वाले बच्चे का कि कब वो बोर्ड पे देखेगा, कब मैं बताना शुरू करूं। तुम्ही को पढ़ाने आया था, तुम ही नहीं देखोगे तो फिर क्या फायदा। अब देखो यहां थर्ड, तीनों जो है 9 9 9 एंड टू एंड कनेक्शन में यानी पैरेलल। सो 9/3 यानी 3। ये थोड़ा स्पेशल है। पहली बार में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब समझ लेते हैं तो फिर अगली बार कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। इसको ऐसे समझो, ये जो X है, कनेक्टिंग वायर यहां शिफ्ट हो गया
तो x यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, ये y है, कनेक्टिंग वायर यहां जुड़ा है तो ये भी y हो गया। अब अगर तुम इसको रीराइट भी करना चाहो या रीअरेंज करना चाहो, 2 पॉइंट लिए तुमने x और y, तुम देखो पहला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच, x और y, दूसरा x और y, तीसरा, यानी तीनों रेजिस्टेंस कहां जुड़े हैं, x और y के बीच। तो कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। ऐसे देखने में सीरीज जैसा दिखता है पर ये मल्टीपल लिंक्स है तो सीरीज नहीं है, बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये है पैरेलल वास्तव में। तो पैरेलल हुआ तो 12/3 यानी 4। ये यहां पर अगर तुम देखो तो यहां से स्टार्टिंग होगी, ये एक चेन है 2 and 2 in सीरीज, इनको हटाया 4, तो वो जो 4 यहां लगाओगे वो इसके साथ 4 के साथ एंड टू एंड कनेक्शन यानी पैरेलल में आएगा। 4 and 4 in parallel becomes 2। अब वो जो 2 बचा यहां एक चेन बनेगी 2 2 and 1 5 सीरीज में आ जाएगी। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट का केस है। मान लो मैंने यहां से लेकर यहां तक इस चेन को कंसीडर किया, तो 2 3 3 2 जो भी रेजिस्टेंस आया, 2 3 5 और 5 10। अब वो 10 के दोनों टर्मिनल तो यहां जोड़ दिए, आपस में बेड़ दिया, तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, करंट यहां से आएगी, इधर से चले जाएगी सीधे सीधे। तो करंट को रास्ते में 2 ही रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं, 2 and 4 in series, so equivalent is 6। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। फॉर एग्जांपल जो बल्ब होता है उसमें तुम्हें पता है पीछे 2 टर्मिनल होते हैं, वहां से करंट जाती है उसके फिलामेंट तक। तुमने क्या किया, बल्ब के पीछे सिक्का चिपकाया च्युइंगम से, अब बल्ब को लगा दिया, बल्ब जलेगा क्या, बल्ब में करंट नहीं जाएगी। अगर स्विच ऑन करोगे, फ्यूज लगाए तो फ्यूज उड़ जाएगा, और एमसीबी है तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि सिक्का जो है करंट डायरेक्ट फ्लो करा देगा विदाउट रेजिस्टेंस, तो विदाउट रेजिस्टेंस पाथ शॉर्ट हो गया, इसलिए हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। यहां तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए कि किन 2 टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये रहा टर्मिनल X और ये रहा टर्मिनल Y। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला रेजिस्टेंस खुला पड़ा है, ओपन सर्किट, इसका कोई रोल नहीं है। ये खुला पड़ा है, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि दूसरा एंड जुड़ा हुआ ही नहीं। तो बाकी जो सर्किट बचा उसमें तुम देख सकते हो 2 and 2 in series 4, 2 and 2 in series 4, now 4 and 4 end to end connection 2 पैरेलल में हो गए। वो वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 2, 2 2 4 plus 3 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमें सीरीज पैरेलल में दिख रहे हैं उनको हटाते जाओ। सबसे पहले मैंने इस चेन को हटाया, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या होगा। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिखना है तुम ऐसे इक्विवेलेंट का सिंबल बनाकर अगला सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें इन दोनों 4 और 4 जो सीरीज में जुड़े हुए हैं इसकी जगह दिखा दोगे 8। फिर इक्विवेलेंट का सिंबल बनाकर अगली स्टेप में क्या करोगे, अब तुम्हें दिख रहे हैं 8 और 8 पैरेलल में, तो इन दोनों को हटाओगे, पैरेलल इक्विवेलेंट, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट लगा दोगे 4। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों 4 आपस में सीरीज में है, इन दोनों को हटा दोगे और इनका पैरेलल इक्विवेलेंट लगा दोगे 8। अब तुम्हें दिख रहा है ये 8 और 8 पैरेलल में है, इन दोनों को हटा दोगे, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट लगा दोगे 4। अब वो 4 और ये 12 सीरीज में है क्योंकि हमें तो ये 2 टर्मिनल के बीच निकालना है। इन दोनों को हटाकर 4 और 12 का सीरीज इक्विवेलेंट 16। अब ये 16 and 16 are in parallel, so equivalent is, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं। जो भी सीरीज या पैरेलल में हमें दिखते जाते हैं उनको हटाकर उनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते जाते हैं। यहां बात करते हैं तार की लंबाई को बढ़ा देने से कुछ नहीं होता। कनेक्टिंग वायर तो कितना ही लंबा ले लो, हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड x पर है, दूसरा एंड y पर है, दूसरे वाले का भी, तीसरे वाले का भी। तो तीनों कैसे है, पैरेलल में। पैरेलल में तो 27/3
9। यहां जब करंट को जीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है तो करंट उधर क्यों जाएगी? एक बिल्कुल साफ नाली है तो सारा का सारा पानी उसी में से जाएगा, कचरे वाली नाली में से नहीं जाएगा। जीरो रेजिस्टेंस मींस इनफाइनाइट करंट, यानी सारी करंट इधर आ जाएगी, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, डायरेक्ट पाथ। भाई ये 3 रेजिस्टेंस थे, वो 3 टर्मिनल शॉर्ट हो गए, जो भी इक्विवेलेंट था खत्म हो गया। लेवल 1 जिनका पार हो गया हो तो फिर लेवल 2 पर चले। बोलो। फोर्थ क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। कनेक्टिंग वायर, यहां टर्मिनल X जो था उसको, जैसे तुम एक्सटेंशन कॉर्ड खींचते हो, मुझे वहां कुछ पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक्सटेंशन कॉर्ड, यहाँ 3 पिन प्लग लगाऊंगा, उसका एक्सटेंशन कॉर्ड समझते हो, तो लाइव और न्यूट्रल वहां मिल गया मुझे। वैसे ही ये X यहां मिल गया, ये Y यहां मिल गया। तो अब ध्यान से देखो, पहला किसके किसके बीच जुड़ा है? X और Y, दूसरा X और Y, तीसरा भी पैरेलल। और कोई डाउट है किसी में? लास्ट वाले में क्या हुआ कि अगर मैं यहां बैटरी लगाता हूं तो बैटरी से जो करंट यहां आएगी, ये है रेजिस्टेंस वाला रास्ता, ये भी रेजिस्टेंस वाला, और ये जीरो रेजिस्टेंस वाला, तो सारी करंट इधर चली जाएगी, उधर जाएगी नहीं रेजिस्टेंस में, जीरो वाला रेजिस्टेंस इधर वापस आ जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो रेजिस्टेंस हो गया इसका जीरो, जीरो है इसका, है ना। और 7, ये रहा 7, ये रेजिस्टेंस ओपन है एक एंड। मैं इसमें पंखे का एक ही तार लगाऊं, चलेगा क्या पंखा? नहीं चलेगा। करंट जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होता। तो ये ओपन है, इसका कोई रोल नहीं है, खत्म कहानी इसकी, ये भी खत्म कहानी। यानी ये दो है ही नहीं, भूल जाओ। अब जो बाकी बचा नेटवर्क, उसमें जो तुम्हें दिख रही है सिचुएशन, ये दोनों सीरीज में एक चेन है, 2 and 2 इन सीरीज 4। ये 4 और ये 4 जब यहां लगाओगे तो आपस में कैसे आएंगे? पैरेलल में। 4 and 4 2। अब वो वाला जो 2 आ जाएगा यहाँ पे, इन सबको हटा के 4 और 4 इक्विवेलेंट का 2। अब ये एक चेन नजर आएगी, तुम जोड़ लो। जो करंट यहां आई, इधर रेजिस्टेंस में क्यों जाएगी जब डायरेक्ट पाथ मिल रहा है? तो करंट इधर ही चली जाएगी, उधर जाएगी नहीं, वो शॉर्ट हो गए। जस्ट थिंक अबाउट, ये जो मेरे पास 2 पिन प्लग है, मैंने क्या किया, दोनों को इससे पहले यहां तार यहां छीला, आपस में जोड़ दिया दोनों तार को, समझ गए? दोनों तार को जोड़ दिया। अब मैं प्लग लगा के ऑन करता हूं, चलेगा पंखा? इसका मतलब ये तुमने जब जोड़ दिया है तो करंट इधर तो जाएगी नहीं, शॉर्ट सर्किट। चले लेवल 2 पे। ओके, सीरीज पैरेलल के आगे जो तुम्हें पहचान करनी होती है, लेवल 2 नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन। चीट कोड समझते हो? चीट कोड बहुत ज्यादा समझते हो तुम तो गेम में जैसे चीट कोड होता है, यहाँ पर भी इस लेवल में चीट कोड है। अगर वो तुम्हें पता चल गया तो पूरा लेवल एक बार में पार हो जाएगा।
सबसे पहले तो बना लो 11, 12, 13, 14 4 ही सवाल है। बनाने के बाद ये ढूंढने की कोशिश करो, अगर किसी को नजर आए कोई से दो सीरीज या पैरेलल में जुड़े हुए, तो वो बता सकता है हाथ उठा के कि ये दो सीरीज में है या ये दो पैरेलल में है, जिनको हम हटा सकते हैं। इन चारों में से किसी में भी नजर आ जाए सीरीज या पैरेलल में, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लो हाथ ऊपर करने के बाद। सीरीज या पैरेलल में दिख रहे हैं तुमको? बताओ कौन से में दिख रहे हैं? 1 में दिख रहे हैं, 11 में? हाँ बताओ कौन सा? 2 और 4 सीरीज में। चेन चेन गेम खेला बचपन में? बीच में से हाथ पकड़ सकते हैं? 10 जो जुड़ा हुआ है बीच में, जोर से बोलो। क्या नहीं होगा? ऐसे तो कोई बात हमने सीखी नहीं अभी। मैं तो सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, इसको सीरीज में मान सकते हैं क्या जबकि 10 यहां जुड़ा हुआ है? तो नहीं मान सकते, तो बैठ जाओ। हाँ हटा सकते हैं, वो तो आगे की बात है। अभी कोई से सीरीज में जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ दिख रहा है, उसमें कोई से सीरीज या पैरेलल में दिख रहे हैं, तो बात बताओ। 3 और 2 सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल आ गया, ये एंड टर्मिनल X, यहां से कनेक्टर निकल गया। सबसे पहले तुम में से हर एक को ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि इनमें से कोई भी दो सीरीज या पैरेलल में अभी नहीं है, तो इस बात को समझना जरूरी है। अगर किसी को लग रहा है सीरीज में या पैरेलल में, तो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लो पूछ के। हाँ बताओ कौन सा? फर्स्ट वाले में 2 और 4 सीरीज में इसलिए नहीं है जो मैंने अभी बताया, बीच में 10 जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अरे तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा दिया क्या तुमको अभी मैंने? व्हीटस्टोन ब्रिज जब बताएंगे तब सीखोगे उसको। अभी जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब तो कोई से दो सीरीज पैरेलल में है क्या?
हाँ बताओ, 2 और 3 कैसे हैं? सीरीज में इसलिए नहीं है टर्मिनल यहाँ निकल रहा है। सीरीज मतलब प्योर सीरीज, एक ही रास्ता। 3 और 6 ये पैरेलल में एक एंड तो जुड़ गया, दूसरा एंड में तो एक बीच में रेजिस्टेंस आ गई। दूसरा एंड आपस में जुड़ना चाहिए ना, पैरेलल मींस एंड टू एंड। तो सबको क्लियर हो गया, कोई सीरीज में या पैरेलल में नहीं है। तो अब इसका जो चीट कोड है, बोले जो ट्रिक है, जिसको अभी वो बच्चा पीछे बोल रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसको, कंसेप्ट को, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं उसको करेक्ट करके बोलूंगा, नॉट ओनली व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं यहाँ कह दूं 5 10 10 5, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, पर तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इधर कर दिया 5, इधर 10, इधर कर दिया 10, इधर कर दिया 5। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए केवीएल लगाना पड़ेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक का नाम तो पहले लिया था केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन लॉ, केवीएल लगाना पड़ेगा। वो सब सीखेंगे आगे। तो अब यूं समझ लो कि जो बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम, उसने 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेललोग्राम की 4 साइड की फॉर्म में अरेंज करके एक ब्रिज बनाया। उसने लॉजिक दिया कि अगर तुम इसको मान लो P है, इसको मान लो Q है, इसको R, इसको S, अगर यहां जोड़ दें गैल्वेनोमीटर और यहां जोड़ दें एक बैटरी, तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, जो हम प्रूव करेंगे आगे, यहां पे तो तुम्हें मान के चलना है, एडजेसेंट साइड्स में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाए। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है या तो ये और ये साइड P अपॉन R बराबर हो जाए Q अपॉन S, या फिर P अपॉन Q R अपॉन S, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। यानी इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी 2 अपॉन 4 इज हाफ, 3 अपॉन 6 इज हाफ, इन दैट केस देन जो ये पॉइंट है, मैं नाम रख देता हूं उनका A B C D। तो जो पॉइंट B का पोटेंशियल है वही होगा पॉइंट D का पोटेंशियल। B और D दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब 2 टंकियां, दोनों में वाटर का लेवल इक्वल है। अब तुम पाइप जोड़ो कि हटा दो, डज इट मैटर? पानी तो फ्लो होने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों में लेवल सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, हम 2 काम कर सकते हैं। या तो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट जोड़ दो, या तो उसको डिस्कनेक्ट कर दो, हटा दो यहां से। अगर मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं इसको, तो जो इक्विवेलेंट बनता है वो बनेगा ऐसे, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। और बीच के कनेक्शन को अगर मैं हटा देता हूं, तो जो इक्विवेलेंट बनेगा, अभी तो ये इसमें लिखूं अगर वैल्यू, तो 2 4 3 6, 10 का कोई रोल नहीं है। अगर बीच वाला टर्मिनल हटा दिया मैंने, हटा भी सकता हूं टंकी वाले लॉजिक से, तो अभी x और y ये है, x और y ये है, 2 4 3 6। तुम इससे कैलकुलेशन कर लो या इससे कैलकुलेशन कर लो, रिजल्ट विल बी सेम। जैसे यहां पर तुम लोगे 2 and 3 इन पैरेलल, इक्विवेलेंट निकालोगे, 4 and 6 इन पैरेलल, इक्विवेलेंट निकालोगे। जो इक्विवेलेंट आएगा उनको आपस में सीरीज में। अब तुम्हें दिख रहा है सीरीज पैरेलल। अगर कैपेसिटर है तो ये फास्ट रिजल्ट देगा, ये वाला मेथड ऊपर वाला। एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम वो मेथड चूज करेंगे जो फास्ट रिजल्ट देगा। पर अगर रेजिस्टेंस है तो ये फास्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ रहा है। 2 4 6 3 6 9 and 6 इन पैरेलल, 9 6 जा 54 अपॉन 9 प्लस 6 15। तो 54 अपॉन 15 का मतलब होता है 3 1 जा 3 3 8 जा 24 18/5 ओम। अब तुम्हें विजुलाइज करना है कि ये चारों ही ये सेम है, आइडेंटिकल है सारे। सब में तुम्हें ABCD पॉइंट लोकेट करना है, सभी का एक ही जवाब है 18/5। विजुलाइज करने की टेक्निक सीखो।
ये और ये सेम कैसे हैं? जस्ट इमेजिन, यहाँ हिंज लगा हुआ, बोर्ड पे ध्यान रखना, सब इधर उधर नहीं, बाकी छोड़ दो। यहाँ हिंज लगा हुआ है, कब्जा, जैसे दरवाजा घूम जाता है कब्जे, हिंज के अबाउट। मैंने इसको यहाँ से उठा के इधर रख दिया घुमा के, और इसको थोड़ा स्टिल किया 45 डिग्री। इसमें इसको देखो, यहां से घुमा के यहाँ रखा, 45 डिग्री टिल्ट किया। सेम ये मान लो रबड़ का बना हुआ इलास्टिक का, यहां से थोड़ा खींच दो ऊपर, यहां से थोड़ा समेट दो, अगेन सेम, यहां से खींच दिया ऊपर, यहां से समेट दिया। इसको देखो, ये भी रबड़ का इलास्टिक का बना, इधर इधर खींचो, इसको इधर खींचो, इसको थोड़ा उधर घुमाओ, इसको थोड़ा उधर घुमाओ। सेम ऐसे और भी कई कॉन्फ़िगरेशन बनाकर तुमको दिए जा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। तुम्हें पहचानना होता है व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर चेक करना होता है क्या बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है, P अपॉन Q R अपॉन S है, तो बोलते हैं बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो तुम बीच वाले को हटा सकते हो, यानी ये P Q R S है, बीच वाले को अगर 10 को मैं बोलूं T, तो T रिमूव कर सकते हो, या फिर T को शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। देन उसके बाद तुम्हें सीरीज पैरेलल में नजर आ जाएंगे, सॉल्व कर दो। तो आज के लिए काफी, 2 लेवल क्रॉस किए, 2 लेवल और पार करेंगे, कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।